बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में ना हमने ये पढ़ा था कि किस तरह जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन पे असरअंदाज होते हैं। चैप्टर नंबर 11 ये हमारा फर्स्ट ईयर का चल रहा है, रिएक्शन काइनेटिक्स। तो उसमें जो हमने लास्ट फैक्टर पढ़ा था ना, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वो सिर्फ क्वालिटेटिव था, यानी हम उसमें मिकदारी तौर पे बात नहीं करते, सिर्फ म्यारी तौर पे हमने बात की थी कि जी टेम्परेचर को बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। अब कितना बढ़ जाता है इसको समझने के लिए क्वांटिटेटिव हमारे पास इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं आर्हीनियस इक्वेशन। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो था, ये लेट्स सपोज हमारे पास T1 थोड़े टेम्परेचर पे, यहाँ पे वाई एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थी, एक्स एक्सिस पे हमने काइनेटिक एनर्जी ली थी। तो कम टेम्परेचर पे बहुत थोड़े मॉलिक्यूल्स जो थे वो इस एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे थे। ये सिर्फ शेडेड एरिया जो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुई हैं रिएक्टेंट्स। लेकिन जब हम टेम्परेचर को रेज करते हैं तो क्या होता है, ये एरिया जो है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, राइट साइड की तरफ। तो ये ज़्यादा प्रोडक्ट्स अब बन सकती हैं। पहले वाला शेडेड एरिया तो इसमें इंक्लूडेड होगा ही, लेकिन साथ में ये वाली सारी अब मज़ीद जो रिएक्टेंट्स हैं वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाएंगी। तो ये T2 टेम्परेचर है, तो T2 इज़ ग्रेटर दैन T1, यानी जो आपके पास T2 टेम्परेचर है वो हायर है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ T1। तो अब हुआ क्या कि टेम्परेचर को रेज करने से जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा बनेंगी, क्योंकि ज़्यादा जो रिएक्टेंट्स हैं वो एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस करेंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो रफली आर्हीनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो तकरीबन 10 केल्विन टेम्परेचर रेज करने से जो रेट है वो तकरीबन 2 गुना बढ़ जाता है। रेट इंक्रीजेज 2 टाइम्स। तो ये हमारी जनरल ऑब्जर्वेशन है। तो अब हम देखते हैं आर्हीनियस इक्वेशन क्या है और वो हमें इस रिएक्शन के रेट को समझने में किस तरह हेल्प आउट करती है कि टेम्परेचर का इफेक्ट उस पर क्या होगा। देखें, पहले मैं आपको बता दूं, लेट्स सपोज अगर हमारे पास ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं और इससे हमारे पास सी और डी दो प्रोडक्ट्स बन रही हैं, ठीक है। तो हम इसका जब रेट लिखते हैं ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन वो बराबर होता है K इंटू A इंटू बी की कंसनट्रेशन। और अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स ए हैं, इसके बी हैं, इसके सी और इसके डी, तो ये यहाँ पे पावर्स में आ जाते हैं। अब ये हम बारहा पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास एक कांस्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। लेकिन आर्हीनियस वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिसाइडेड दैट इज नॉट एक्चुअली कांस्टेंट, के इज नॉट एक्चुअली कांस्टेंट। उसने कहा कि इसको बदला जा सकता है, मतलब इसको भी आल्टर किया जा सकता है, और वो एक ही तरीका है इस के की वैल्यू को चेंज करने का, और वो है टेम्परेचर। जब के बढ़ेगा तो डेफिनेटली के की वैल्यू बढ़ने से ये कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होगी, तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। अब हम देखेंगे के क्या है और आर्हीनियस ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया। तो देखें, के बराबर हमारे पास ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। अब देखें, ये जो के है, मैं ये बता भी देता हूँ, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है दैट इज कॉल्ड आर्हीनियस इक्वेशन। हम इसको आगे भी थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं, इसका लॉग लेके, ठीक है, इसको प्रॉपर्ली समझेंगे। लेकिन आप सबसे पहले देख लें के यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट है, ठीक है, के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। जो ए है ये आर्हीनियस कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू है ना आर्हीनियस कांस्टेंट की, ये मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, यानी मॉलिक्यूल्स की स्पीड पे, उनकी काइनेटिक एनर्जी पे। ये जो ए है, जो स्मॉल ई है, ये हमारे पास जो बेस होती है ना, दो तरह के लॉगरिथम होते हैं, ये भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, ठीक है। ये है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। दो तरह का लॉगरिथम होता है हमारे पास, एक कॉमन और एक नेचुरल। तो ये नेचुरल लॉगरिथम की बेस है। और इसके बाद जो हमारे पास ई ए है, ये आप जानते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, एक्टिवेशन एनर्जी भी इसको बोलते हैं। तो ये हुई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ओके। अच्छा, इसके बाद मजीद हम बात कर लेते हैं जी, जो हमारे पास आर बच गया। हाँ जी, क्या होता है आर? बिल्कुल जनरल गैस कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट, और ये हम चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ चुके हैं। और जो बाकी हमारे पास बच गया है टी, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो टी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो दीज आर द पैरामीटर्स इन दिस इक्वेशन विच इज कॉल्ड आर्हीनियस इक्वेशन। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, जो अभी मैंने इक्वेशन लिखी थी इसको जल्दी से मैं लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ए ई
माइनस ई ए ओवर आर टी, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ जो है, इस तरफ भी, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, दोनों तरफ हम ले लेते हैं लॉग। और अभी जो हम लॉग लेने वाले हैं वो है नेचुरल लॉग। पहले आप समझ लें, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें, हमारे पास दो तरह का लॉग होता है, एक होता है कॉमन लॉग, ठीक है। जो कॉमन लॉग है वो विद बेस 10 होता है, इसको हम सिंपली लॉग लिखते हैं। और जो नेचुरल लॉग है ये होता है विद बेस ई, तो इसको हम ln लिखते हैं, ठीक है जी। ये नेचुरल लॉग है, ठीक है, विद बेस ई। और जो बेस 10 के साथ होता है इसको कॉमन लॉग कहते हैं। हमने यहाँ पे जो लॉग लेना है वो नेचुरल लॉग लेंगे, तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग लें जी। तो ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ a e माइनस ई ए ओवर आर टी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। अब आप क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो ये जो ln है ये इसका और इसके दोनों के साथ है। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर दो हमारे पास आइडेंटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो हम उन पे लॉग अलग करके सम करके लिख सकते हैं। तो ln ऑफ a प्लस ln ऑफ e रेज टू पावर माइनस ई ए ओवर आर टी, ओके। अच्छा, अब आपके पास लॉग की एक और प्रॉपर्टी है कि जो पावर होती है उसको आप शुरू में ला के लिख सकते हैं। तो लिखते हैं जी प्रॉपर्टी इसका इस्तेमाल करते हुए। तो ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ओवर में आर टी। तो ln ऑफ e। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे आप कहते हैं ना, ये मैं आपको ये रफली बता रहा हूँ चीज़ें, ये हम रफ कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आप कहते हैं, अच्छा हम जैसे बोलते हैं ना कि अगर हमारे पास लॉग विद बेस 10 और 10 ही का हम लॉग लें तो वो बराबर 1 होता है। मतलब जो बेस हो वही अगर लॉग लें तो 1 होगा। अच्छा, मुझे फिर बताएं, अगर लॉग बेस ई हो और हम ई ही का लॉग ले रहे हो तो ये भी किसके बराबर होगा, एग्जैक्टली 1 के बराबर। मतलब ये चीज़, तो लॉग ई ही को तो हम ln कहते हैं और हम किसका ले रहे हैं जी, ई का। तो इसका मतलब कि ये भी किसके बराबर होगा, 1 के। तो इसका मतलब ये जो सारी चीज़ है ये वाली ln ऑफ ई ये 1 होगा, ओके, अंडरस्टैंड। तो आप लिखेंगे कि जो ln e है ये बराबर किसके होता है जी, 1 के। तो इसको अब दोबारा से सॉल्व करें, ln ऑफ k, ठीक है, इज इक्वल टू ln ऑफ a माइनस ई ए ओवर आर टी, और यहाँ पे ये 1 हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम जो नेचुरल लॉग यहाँ पे जो हमने लिया है इसको हमने बदलना है कॉमन लॉग में, ओके। तो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जी हमने शुरू में ही फिर कॉमन लॉग क्यों नहीं लिया, हमने नेचुरल लॉग क्यों लिया। उसकी भी एक वजह है, क्योंकि हमने यहाँ से ई को ख़त्म करना था और ये कभी भी कॉमन लॉग से ख़त्म नहीं होना था। तो इसलिए हमने क्या किया था, पहले नेचुरल लॉग लिया, अब इसको हम कॉमन लॉग में बदलेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे आप एक बात बताएं, देखें हमारे पास अगर a इज इक्वल टू 2b हो, ये मैं अक्सर क्लास में भी क्वेश्चन करता हूँ, तो मुझे बताएं ये यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं a और b, तो दोनों में से बड़ा वेरिएबल कौन सा है। हाँ जी, सोच के बताएं, वीडियो को पॉज करें, सोचें। चलें, देखें हमारे पास ये जो a है ना ये 2b के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो a है ये बड़ी वैल्यू है, ओके। उसकी वजह क्योंकि ये अकेला एक a 2b के बराबर है, तो b 2 हों तो वो अकेले a के बराबर आते हैं। तो जो यहाँ पे a है ये बड़ी है एज कम्पेयर टू b। तो अच्छा, जो हमारे पास नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग का आपस में मतलब रिलेशन है वो कुछ यूँ बनता है, ये यानी जो नेचुरल लॉग है ये तकरीबन 2.25 लॉग कॉमन के बराबर होता है। तो कौन सी वैल्यू बड़ी हुई, एग्जैक्टली ln, यानी नेचुरल लॉग जो है ये बड़ी वैल्यू होती है एज कम्पेयर टू कॉमन लॉग। तो हम यहाँ पे हमारे पास नेचुरल लॉग लिखा है, हमने इसको किस में बदलना है, कॉमन लॉग में। तो नेचुरल लॉग बड़ा है, हमने इसको छोटे में लेके जाना है, तो मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी या आप ऐसे देख लें ln की जगह सिर्फ आप ये लिख दें, दैट्स इट। तो 2.303 लॉग के, इधर भी यही सारा 2.303 कॉमन लॉग की नेचुरल लॉग की बजाय कॉमन लॉग आ जाएगा, और यहाँ पे a माइनस, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे लॉग था ही नहीं। अच्छा, अब हम ये 2.303 फैक्टर को यहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं, हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा लॉग के, इस तरह भी ये डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा, लॉग a बचेगा। लेकिन यहाँ पे भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये डिवीजन में इस तरह आ जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, बताएं यहाँ तक समझ आ गई आप सबको। अच्छा, इसी इक्वेशन को ना हम आर्हीनियस इक्वेशन कहते हैं, ठीक है, ये जो भी मैंने लिखी है। लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा तरतीब से लिखें ना, ठीक है, तो वो कुछ यूँ बनेगी, log ऑफ k इज इक्वल टू, ये हम माइनस ई ए ओवर 2.303 RT को शुरू में लिख लेते हैं और प्लस में log a बाद में लिख लेते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड आर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, मैं स्टूडेंट्स आपको बहुत यहाँ तक तो आपको बिल्कुल ये सिंपल लगी होगी, और ये है भी।
लेकिन असल काम जो आर्हीनियस इक्वेशन का है, यानी इसकी जो समझ है हमें कब आएगी, वो थोड़ा सा क्रिटिकल है। मैं स्टूडेंट्स आपसे भी ये कहता हूँ कि जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ इसको आपने गौर से समझना है, और अगर आपको समझ नहीं आती तो आप वीडियो को बार बार रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है, या इसको पॉज करके आप इसको समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ। तो अब आप देखें, अच्छा ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, इसको हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करेंगे, यानी ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब मैथमेटिकली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती क्या है, y इज इक्वल टू, ठीक है, m x प्लस सी। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास ये m बेसिकली स्लोप है, ठीक है, m स्लोप है, और यहाँ पे चूंकि स्लोप माइनस है तो यहाँ पे भी हम माइनस लिखेंगे। अब मैं ये सारा जो है वो इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसको इस आर्हीनियस इक्वेशन से कंपेयर करूँगा नेक्स्ट पेज पे। तो स्टूडेंट्स हमने कंपेयर करना था इस इक्वेशन को, ये जो आपके पास ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है, इसको हमने करना था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर। तो देखते हैं जी कंपेयर करके क्या होता है। देखें आपके पास ये जो log k है ये बेसिकली y है, तो यहाँ पे जो y है वो क्या है, log ऑफ k है, ठीक है। और ये जो माइनस m है ये बेसिकली स्लोप है, ठीक है, यानी m बराबर है माइनस EA ओवर 2.303 r। इसमें t नहीं लिखना, उसकी वजह क्योंकि ये जो x है ये बेसिकली t है। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि ये जो 1/t है ये ही तो वेरिएबल है, यानी x वेरिएबल है ना, और जो y है वो भी वेरिएबल है, लेकिन y इंडिपेंडेंट है जबकि x डिपेंड कर रहा है y पे। तो हम x को बदलेंगे तो उसके लिहाज से y की वैल्यू भी चेंज होगी। और x का बदलना क्या है, मतलब हम टेम्परेचर को बदलेंगे। जब हम टेम्परेचर बदलेंगे तो क्या होगा, y की वैल्यू भी जो है वो अल्टीमेटली चेंज होगी। ठीक हो गया। तो ये अच्छा, अब जो बचा c यहाँ पे क्या है, वो है log ऑफ a, ठीक है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, देखें यहाँ पे हम x को बदलेंगे, ठीक है, तो x हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके बदलने से y की वैल्यू चेंज होगी, और x बेसिकली है क्या, टेम्परेचर। और यही आर्हीनियस का बेसिक पॉइंट था कि वो कहता था कि टेम्परेचर को चेंज करने से हम रेट को बदल सकते हैं। तो ये हमने क्वांटिटेटिवली भी देख लिया, लेकिन अब हम समझते हैं कि किस तरह या कितना टेम्परेचर बदलने से कितना उस पर फ़र्क पड़ेगा रिएक्शन के रेट पे। मैं इसको थोड़ा सा अपने तरीके से समझा देता हूँ। अब आप देखें, मैं ऊपर वाली आर्हीनियस इक्वेशन को दोबारा से कुछ यूँ लिख रहा हूँ, log ऑफ k इज इक्वल टू, अब इसको गौर से स्टूडेंट्स आपने समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस EA ओवर 2.303 RT। तो देखें हमने बदलना किसको है, टेम्परेचर को, ओके। तो अगर मैं टेम्परेचर को करता हूँ ज़्यादा, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैंने टेम्परेचर को क्या किया है, ज़्यादा किया है। तो ये जो सारी ये वाली वैल्यू है, अब मुझे बताएं ये सारी क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली ये हो जाएगी कम। जब मैं अकेले t को बढ़ाऊंगा ना, ये इक्वेशन के नीचे है टेम्परेचर, तो फिर ये जो सारी इक्वेशन की वैल्यू है ये कम आएगी, क्योंकि नीचे ज़्यादा चीज़ कोई डिवाइड होगी। तो जैसे ये कम होगी तो ये जो log a है ये तो कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है। तो जब ये वाली कम वैल्यू, ये वाली जो सारी कम वैल्यू है ये a में से माइनस होगी। तो चूंकि log a में से कोई कम वैल्यू माइनस हो रही है, तो इसलिए log a की वैल्यू पे कोई खातर का फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा log a का जवाब जो होगा वो बढ़ाएगा, यानी log a की वैल्यू इस तरह बढ़ी आएगी, ओके। तो इसका मतलब जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो log a की वैल्यू अल्टीमेटली ज़्यादा होगी, क्योंकि ये वाली कम वैल्यू log a में से माइनस हो रही होगी। दूसरे केस में देख लेते हैं, अगर यही टेम्परेचर हमारा कम होता, मतलब ये टेम्परेचर क्या होता, कम होता, तो इस केस में इस सारे का जवाब क्या आता, डेफिनेटली ज़्यादा आता। तो अब ये ज़्यादा वैल्यू इस log a में से माइनस होती, तो उससे ये log k की वैल्यू क्या आती, हाँ जी बिल्कुल सही समझें आप, ये कम आती, ठीक है। तो इस तरह हमें ये पता चल गया टेम्परेचर का बढ़ाने से log k की वैल्यू बढ़ेगी, और जब log k की वैल्यू बढ़ेगी यानी k कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो उससे जो आपके पास कंसंट्रेशन होती है A और B यानी रिएक्टेंट्स की, उससे ये मल्टीप्लाई ज़्यादा होगी, और इस तरह से रेट की वैल्यू ज़्यादा आती है। क्लियर है। अच्छा, इसके लास्ट में ना, इस आर्टिकल के लास्ट पे ग्राफ बना हुआ है, तो ग्राफ को समझ लेते हैं। देखें हमारे पास ये जो लास्ट पे ग्राफ बना है ना, ये दो पैरामीटर्स के दरमियान है, ठीक है। एक तो है रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर, ये पर केल्विन है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा टेम्परेचर का और log k का डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर का और log k का डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन आप मुझे बताएं 1/t का log k के साथ क्या रिलेशन होगा, हाँ जी बिल्कुल इन्वर्स होगा। ये रिलेशन क्या होगा, इन्वर्स, और ये क्या था, डायरेक्ट था,
ये समझ आ गई, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, ये इससे आपने कंपेयर नहीं करना, ठीक है। यानी टेम्परेचर का log K के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ये हमने दोनों कंडीशन से देखा। तो इसी तरह 1/T का log K के साथ क्या रिलेशन होगा, इनवर्स। तो यहाँ पे हमने 1/T लिया है, ओके। तो इस तरफ हम क्या ले रहे हैं, log K। तो मुझे बताएं जो ग्राफ बनेगा उसमें जब हम इस चीज़ को बढ़ाएंगे यानी 1/T को ज़्यादा करेंगे तो log K की वैल्यू क्या होगी, ग्रेजुअली कम होगी, ओके, क्योंकि दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। यानी जब ये इस तरफ बढ़ेगा तो log K की वैल्यू इस तरफ कम होगी, समझ आ गया। लेकिन यहाँ पे ये जो ग्राफ होगा ना, ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब ये क्यों होगा, पहले तो आप ये देख लें, ये ग्रेजुअल ये डिक्रीज आएगा, ठीक है, इस तरह एक लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे हमारे पास अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे एंगल थीटा होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो थीटा है वो ग्रेटर देन है 90 डिग्री, ओके। और आपको पता है ये जो आपके पास लाइन है यही तो बेसिकली स्लोप है, और थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसका मतलब, और जो स्लोप होती है ना, पहले आप ये याद रख लें, टेन थीटा ही बेसिकली स्लोप होती है, ओके। तो हमारे पास जो स्लोप है एक तो ये नेगेटिव है, और ये किसके बराबर है, टेन थीटा के। और ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि एंगल थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है। अब थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि जब भी टेन की वैल्यू, यानी टेन में यहाँ पे जो एंगल थीटा है इसकी वैल्यू अगर 90 से ज़्यादा होती है तो हमेशा टेन नेगेटिव होता है, और टेन नेगेटिव हमेशा सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है, डिक्रीजिंग ग्राफ, ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। लेकिन ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई क्यों करेगा, ये इसका भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट बता देता हूँ एक्स्ट्रा तौर पे। तो इसको समझने के लिए ना, कि जो आपके पास अभी आर्हीनियस इक्वेशन में ग्राफ आया है ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट ही में क्यों लाई करता है, इसके लिए हम कार्टेशियन प्लेन एक्सिस में ना, ये ओरिजिन होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है आपके पास, ठीक है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये कार्टेशियन प्लेन एक्सिस है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री है, यहाँ से फिर 90 डिग्री, 90, तो टोटल ये रोटेशन 360 डिग्री की बनती है, यानी एक पूरा सर्कल है, एक पूरा साइकिल है। यहाँ पे जो सारी वैल्यूज़ है ना, यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टेंजेंट थीटा, और फिर इनके उलट साइन का 1 कोसेकेंट होता है, ठीक है, इसी तरह ये सीकेंट वगैरह वगैरह, ये टोटल 6 बनते हैं, ठीक है। इस तरह चले मैं लिख ही देता हूँ। तो ये सारे ही इस पहले रबे में, यानी पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में, अच्छा, इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक याद रख लें, ए एड शुगर टू कॉफ़ी, ये एक सिंपल सी ट्रिक है। ए से मुराद ऑल, एस से मुराद यहाँ पे साइन, और साइन का उलट क्या बताया था मैंने, कोसेकेंट, तो ये दो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। टी से मुराद यहाँ पे टेन पॉजिटिव होगा, और टेन का उलट होता है कोटेंजेंट, तो ये पॉजिटिव होगा। जबकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो कॉस पॉजिटिव होगा, ठीक है, कॉस थीटा, और कॉस का उलट क्या होता है, सीकेंट थीटा। तो अब आप देखें यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव हैं, यानी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लेकिन मसला बचा कहाँ पे, ये सेकंड जो क्वाड्रेंट है यहाँ पे टेन नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव है, और फोर्थ में। तो इसीलिए जो ग्राफ आया था वो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता था। आई होप के स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। मैं इसको अब बिल्कुल रिवाइज नहीं करूँगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप वीडियो को रिवर्स जाके पॉज करके उसको समझ सकते हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये इक्वेशन के आने के जो चांसेस होते हैं ये 50 to 60% होते हैं आपके एनुअल पेपर में। तो इसको अच्छे से कर लीजिए।